हेलो बच्चों, शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन, द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्राइमरी सेक्टर्स का जीडीपी 1972 में कंट्री में सबसे ज़्यादा था, जो 2012 तक आते आते इवन एज 2020 आते आते क्या हो गया, कंटिन्यू डिक्लाइन होता जा रहा है। बट साथ में हम ये देखते हैं कि 1972 में जो पीपल्स इंगेज थे वो प्राइमरी सेक्टर्स में अप्रॉक्स में 80% थे और जो प्रेजेंट टाइम 49% है। मीन्स हमें ये पता चल रहा है इस चार्ट से कि आज भी प्राइमरी सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, बट जीडीपी हमारी कंटिन्यू डिक्लाइन हो रही है। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन्होंने उस रेशियो में जॉब जनरेट नहीं किया जिस रेशियो में इनकी जीडीपी इंक्रीज हुई है। तो इसका एक मतलब तो ये निकलता है कि पीपल्स के पास कोई वर्क नहीं है, तो हो सकता है ये वजह है वो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर्स में मेजर एक्टिविटीज हमारी है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारी मेजर एक्टिविटीज है। जब हमारे पास कोई काम नहीं रहता है, वी आर वैकेंट, हमारे पास कोई जॉब नहीं रहती है, तो हम अपने को इंगेज करते हैं, अपने मम्मी पापा को मूर्ख बनाते हैं कि देख लो हम काम में लगे हुए हैं, बट उसका जो पोटेंशियल है, हमारी जो पोटेंशियल है वो हो जाती है हाइड, छिप जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारी नीड नहीं थी, वहां पर नीड नहीं है, फिर भी वर्क कर रहे हो तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। लल्लू एंड मल्लू, इनके 3 चिल्ड्रन हैं, बच्चे, तीनों बच्चे 18 प्लस हैं। तीनों बच्चे क्या हैं, 18 प्लस हैं। इन तीनों बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, इनके पास एक फील्ड अवेलेबल है, वहां पर नीड है 2 लेबर्स की। लल्लू और मल्लू मिलके यहाँ पे फार्मिंग करते हैं और प्रोडक्शन होता है 50 kg इन अ क्रॉपिंग सीजन। एक सीजन में 50 kg होता है, लेकिन इनके बच्चों के पास जब वर्क नहीं है तो ये भी कहाँ शामिल होते हैं, इस फील्ड पे, और उस समय भी 50 kg ही प्रोडक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल हाइड हो गई है। इस पोटेंशियल जब हाइड हो जाती है, हमारी कैपेसिटी हाइड हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयड। डिफिनेशन देखो इसकी, अंडर एम्प्लॉयड, इट इज अ सिचुएशन where people are apparently working, बिल्कुल लगा हुआ है तन मन से, but all of them are made to less work than their potential. It is called hidden unemployment or disguised unemployment।
एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा केवल बनेगा कि व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो डिफिनेशन लिखनी रहेगी। इट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू लेस वर्क देन देयर पोटेंशियल। जब अपनी क्षमता से हम कम वर्क करते हैं, वर्क कर रहे हैं, देखो अपेरेंटली वर्किंग, सबको दिख रहा है हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन उस वर्क का रिजल्ट जीरो नजर आएगा, तो उसी को बोलते हैं डिसगाइज्ड, हिडन या अंडर एम्प्लॉयड। ये कहाँ मिलती है? एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलती है, स्पेशली जब हमारे पास कोई वर्क नहीं होता है, वी आर वैकेंट, वी आर सर्चिंग अ जॉब। जब हम जॉब की सर्च करते हैं उस समय हम यही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो फील्ड है उस फील्ड में अगर 2 लेबर्स की नीड है और 10 लेबर्स वर्क करेंगे तो प्रोडक्शन हमारा सिमिलर रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन केवल समझ लो, हाउ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पे थोड़ी सी पॉलिटिक्स कर लेते हैं कि जॉब जनरेट करना हमारा काम है, हम करेंगे? नहीं, किसका काम है? गवर्नमेंट का है। वी चूज द गवर्नमेंट, हमने चूज इसीलिए किया है ना कि तफरी बजाने के लिए किया है कि गवर्नमेंट तफरी मारेगी, करप्शन करेगी, स्कैम करेगी, हमको उल्लू बनाएगी। हमने इसके लिए तो गवर्नमेंट चूज नहीं की है। गवर्नमेंट हमने चूज की फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रिक, वाटर, रोड्स, एजुकेशन, हेल्थ। ये गवर्नमेंट हमें देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दे। अगर जिसके पास अफोर्डेबिलिटी है अफोर्ड करने की, वो अफोर्ड करे, जिसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है उसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। इसीलिए तो हम गवर्नमेंट चूज करते हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, हमारी नहीं। तो हम कैसे जॉब जनरेट कर सकते हैं? तो रूरल एरिया से चलते हैं, रूरल से अर्बन आते हैं। रूरल एग्रीकल्चर की जाती है। एग्रीकल्चर करने के बाद फार्मर्स अपने क्रॉप्स को अर्बन एरियाज में लाके क्या करता है? सेल करता है। तो गवर्नमेंट रूरल एरियाज में मिल को सेटअप कर सकती है। मिल सेटअप करते ही जो फार्मर्स अर्बन एरियाज में आते हैं अपनी क्रॉप को सेल करने, उन्हें नहीं आना पड़ेगा। उस फूड ग्रेन से वहीं पे कोई ना कोई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, जॉब जनरेट हो गई। इसके अलावा रोड्स, ट्रांसपोर्ट, रूरल एरियाज में अगर इस पे वर्क किया जाए कि आज भी हम देखते हैं रूरल एरियाज की जो रोड्स हैं पूरी जिगजैग हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, अनमेटेलिक्ड हैं, इनएडिक्वेट कंडीशंस में हैं, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? उसको डेवलप कर सकते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारे पीपल्स को क्या मिलेंगी? जॉब मिलेंगी। इसी को हम ब्रॉड लेवल पे लाते हैं अर्बन एरियाज में। और साथ में रूरल एरियाज में हम देखते हैं हेल्थ फैसिलिटीज जो हमारी बहुत वीक है। इवन एज जो एशिया की कंट्रीज हैं, इवन एज आवर नेबरिंग कंट्रीज, उसमें हम बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं और श्रीलंका की बात करते हैं, तो श्रीलंका साइज में भी बहुत छोटा है हमसे, पॉपुलेशन में भी बहुत कम है, बट उसकी जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो एशिया में बहुत बेहतरीन है। वो एशिया में बहुत बेहतरीन है, इंडिया से नहीं, एशिया में बहुत बेहतरीन है। तो गवर्नमेंट लोकल एरियाज में मीन्स रूरल एरियाज में CHC सेंटर्स, PHC, स्मॉल हॉस्पिटल्स, नर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल हॉस्पिटल्स, इस तरह की जब फैसिलिटीज अगर ओपन करें रूरल एरियाज में तो हम जॉब जनरेट कर सकते हैं। अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा कौन लोग होते हैं? एजुकेटेड लोग होते हैं। अर्बन एरियाज में एजुकेटेड पीपल्स हैं, तो इनके लिए हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी से हम जॉब को जनरेट कर सकते हैं। हेल्थ, अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा रह रही है, कंजेस्टेड, थोड़ी से एरिया में ज़्यादा कंजेस्टेड है, तो हेल्थ पे बेटर वर्क करके हम जॉब जनरेट कर सकते हैं। एजुकेशन,
हाईली एजुकेटेड फैमिलीज हैं यहाँ पे, तो उनके लिए हम टॉप लेवल्स के इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हैं, उससे जॉब जनरेट होगी। ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन एरियाज में 90%, 80% टू 90% पीपल्स इंगेज इन गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स, तो उनके लिए क्विकली ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो उस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को हम इंप्रूव कर सकते हैं, तो उससे भी हमारी जॉब जनरेट होगी। हेल्थ का एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल भारत के लिए। अकॉर्डिंग 2011 इंडिया की लिटरेसी रेट है 73%। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेंसस 2011, above 7 years above person can write or read his or her name। गवर्नमेंट का डाटा है कि 7 years के above अगर वो अपना नाम लिख ले रहा है या पढ़ लिख ले रहा है तो उसे बोलते हैं लिटरेसी रेट के तहत लिटरेट पर्सन, तो उसके अकॉर्डिंग 73% है। बट आज भी कंट्री की अप्रॉक्स 40 to 20 करोड़ चिल्ड्रंस स्कूल नहीं जा रहे हैं। 14 to 20 करोड़ चिल्ड्रन स्कूल नहीं जा रहे हैं। सपोज दे ज्वाइन द स्कूल एट अ सडन, अगर वो अगले ही दिन स्कूल ज्वाइन कर लें सपोज, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन, कि 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर्स, तो 14 to 20 करोड़ चिल्ड्रंस और 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर्स, खुद काउंट कर लेना कि कितनी जॉब जनरेट होंगी तुरंत एट अ सडन, गवर्नमेंट और प्राइवेट टीचर्स। इसके अलावा सेकंड इसी में आ जाएगा कि बिल्डिंग्स की नीड होगी, बच्चे हवा में नहीं बैठेंगे, गुरुकुल नहीं है कि ओपन इन्वायरमेंट में बैठेंगे। सेकंड, अदर एम्प्लॉइज जो ऑफिशियल वर्क करेंगे, फर्नीचर्स बनाने वाले, स्कूल ड्रेस, बुक्स की नीड होगी। इतने तरीके की जॉब हमने तुरंत दे दी। परमानेंट टीचर्स आएंगे, बिल्डिंग बनाने वालों को जॉब मिलेगी, एम्प्लॉइज जो ऑफिशियल वर्क करेंगे या फिर जो स्कूल की सैनिटेशन में हेल्प करेंगे, फर्नीचर बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था, उसको जॉब मिलेगी, बच्चे जो ड्रेस पहनेंगे ड्रेस बननी शुरू होगी, और बुक्स, बच्चे जो बुक पढ़ेंगे नई बुक्स बनेंगी। केवल एक स्टेप से कितनी जॉब्स जनरेट हुई, यानी ऐसे अगर हम स्टेप्स लेते रहे तो कितनी जॉब जनरेट हो सकती है। इवन एज एवरी सिटीज एंड एवरी स्टेट हैव फुली डेवलप्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में वो रिच है किसी न किसी तरह से, उसके यहाँ कुछ ना कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, या फिर वो किसी न किसी चीज में पॉपुलर है। तो गवर्नमेंट कैन आल्सो सेटअप एज ए टूरिज्म सेंटर, उसे टूरिज्म सेंटर बनाया जा सकता है। फर्स्ट, बुकिंग सेंटर्स ओपन होंगे, इसमें जॉब जनरेट होगी। होटल्स ओपन होंगे, जॉब जनरेट होगी। रेस्टोरेंट्स ओपन होंगे, गाइड को जॉब मिलेगी, एंड इनडायरेक्टली जॉब्स बहुत सारे पीपल्स को मिलेगी। इस तरह वी कैन जनरेट अ जॉब। गवर्नमेंट इस तरह जॉब जनरेट कर सकती है, जैसे तुम सभी बच्चे कंटिन्यू जॉब जनरेट करते हो। क्यों? स्कूल आते ही टीचर्स की नीड होती है। स्कूल आना बंद कर दोगे तो टीचर्स की नीड खत्म हो जाती है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे जाना बंद कर दिए हैं तो टीचर्स की संख्या ऑटोमेटिक क्या हो गई? कम हो गई है। प्राइवेट स्कूल में तुम जाना शुरू कर दिए और प्राइवेट स्कूल में देखो टीचर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो मीन्स तुम सबसे पहले तुम हर समय एक जॉब जनरेट कर रहे हो, और बाय दिस स्टेप्स the government can generate jobs. And also in the rural areas the government passed an act to generate a job known as NREGA, but now time known as MG NREGA. MG NREGA ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके पहले 1 मार्क्स बनेगा कि what is stand for MG NREGA, तो लिखना रहेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एक नंबर का पहले ये आता है, फिर आएगा राइट द फीचर्स ऑफ एमजी नरेगा। तो पहला पॉइंट है
It was passed by Indian Parliament in 2005. This act was launched in 200 backward districts. 200 backward districts. Later, it was launched all over country. स्टार्टिंग में इसका नेम नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसे बाद में चेंज किया गया महात्मा गांधी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्रोवाइड 100 days जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी who is able and wish to work। गवर्नमेंट 100 डेज की जॉब सिक्योरिटी देती किसे? जो एबल है, योग्य है और जो काम करना चाहता है। ये 100 डेज इंक्रीज कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्रोवाइड द अनएम्प्लॉयमेंट allowances if it is fails to provide job within 15 days, within 15 days after मेड द जॉब कार्ड। अगर गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी में फेल होती है, मींस अगर वो किसी का जॉब कार्ड बना देती है और 15 दिन के अंदर उसे जॉब नहीं दे पाती है, तो गवर्नमेंट उसे क्या देना शुरू करती है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, डेली के वेजेस से कुछ कम करके उसको देना शुरू करती है। इसमें वर्क कैसे होते हैं? डिगिंग कैनाल्स, digging rivers, digging ponds, village road construction, miners construction। ये सभी क्या है? इन सभी से लैंड की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि जब लैंड पे वाटर कंटिन्यू आता रहेगा तो उस लैंड की फर्टिलिटी मेंटेन होती रहती है। क्यों? वहां पे एग्रीकल्चर या फिर उससे किसी न किसी तरह की एक्टिविटीज की जाएंगी। नरेगा का फीचर्स है। नरेगा क्या? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में क्या होता है? पास होता है। कहां से? बाय द इंडियन पार्लियामेंट। 200 सिटीज में लॉन्च किया जाता है। बाद में इसे ऑल ओवर कंट्री लॉन्च किया जाता है। गवर्नमेंट प्रोवाइड 100 डेज जॉब सिक्योरिटी, 100 डेज की जॉब सिक्योरिटी देती है। हु इज एबल, जो योग्य है, एंड विश टू वर्क, जो काम करना चाहता है। इफ गवर्नमेंट फेल्ड, अगर गवर्नमेंट 15 दिनों में जॉब नहीं दे पाती है तो गवर्नमेंट प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देना शुरू कर देती है। अगर वो फेल होती है, वो भी कब? जब किसी का जॉब कार्ड बन जाता है। जब तक जॉब कार्ड नहीं बनेगा तब तक उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस नहीं मिलेगा। इसके तहत जो वर्क होते हैं वो लैंड की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, जिससे लैंड रूरल एरियाज में मेंटेन रहे, वो बैरन लैंड में कन्वर्ट ना हो सके। इसे हम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम राइट टू वर्क भी बोलते हैं। राइट टू वर्क, इस एक्ट को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसे राइट टू वर्क करके इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों? क्योंकि इसके तहत गवर्नमेंट क्या दे रही है? 100 डेज की जॉब सिक्योरिटी दे रही है। क्वेश्चन आता है कि विच एक्ट इज आल्सो नोन एज राइट टू वर्क, तो आंसर रहेगा सर एमजी नरेगा।
क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट प्रोवाइड 100-day जॉब सिक्योरिटीज एंड इफ द गवर्नमेंट फेल्स देन प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, तुरंत अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने लगती है, इसीलिए इसको राइट टू वर्क बोला गया है, काम का अधिकार। हमने शुरू में पढ़ा कि 3 सेक्टर्स हैं हमारे, एक तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज, अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन और एम्प्लॉयमेंट। ये 2 टाइप्स की हैं, 2 टाइप्स की, एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इस सेक्टर्स का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जितने भी रहेंगे सब गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड रहेंगे। एग्जाम्पल, स्कूल, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, सब रजिस्टर्ड रहेंगे। बिना रजिस्टर्ड कोई स्कूल नहीं ओपन हो सकता है, हॉस्पिटल नहीं ओपन हो सकती और बैंक ओपन नहीं हो सकती। नेक्स्ट, रेगुलर जॉब विद जॉब सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो जॉब रहती है वो रेगुलर रहती है, वो भी जॉब सिक्योरिटी। फिक्स वर्किंग टाइमिंग, फिक्स वर्क टाइमिंग, टाइमिंग क्या है? फिक्स रहेगी। फिक्स मिनिमम वेज, मिनिमम वेज यानी उनको सैलरी मिनिमम फिक्स रहेगी, इतना देना ही देना है। हॉलीडे, हॉलीडे मिलेगी, जैसे संडे को मिलती है, सम इंडस्ट्री, फैक्ट्री, इंस्टीट्यूशंस में सैटरडे को भी हॉलीडे होती है, तो उसका वेतन नहीं कटता है। रिटायरमेंट एज होती है, रिटायरमेंट एज। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में रिटायरमेंट एज होती है आफ्टर रिटायरमेंट पीएफ एंड पेंशन। रिटायरमेंट के बाद उन्हें पीएफ और पेंशन भी मिलती है। साथ में जब जॉब करते रहते हैं तो उन्हें एम्प्लॉयर जो रहता है उनका मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ देता है, अदर अलावेंस भी देता है साथ में। मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ अदर अलावेंस भी देता है। एक्स्ट्रा वेज, वेज फॉर एक्स्ट्रा वर्क। अगर इनकी फिक्स टाइमिंग है सुबह 10 से लेके शाम को 5, तो 5 बजे के बाद अगर वर्क करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा वेज मिलेगा, एक्स्ट्रा उनको वेतन मिलता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की सबसे यही खूबी है कि वो क्या है, रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से। स्कूल, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, ये सारे इंस्टीट्यूशंस किस में आते हैं? रजिस्टर्ड में आते हैं। रेगुलर जॉब होती है जॉब सिक्योरिटी के साथ, फिक्स वर्किंग टाइम है, मिनिमम वेजेस फिक्स किया गया है, हॉलीडे मिलता है वेतन के साथ, रिटायरमेंट एज है, पीएफ मिलता है रिटायरमेंट के बाद, पेंशन मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ काम करते हुए मिलती है, अदर अलावेंसेस मिलता है, डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर आपका कितना अच्छा है उस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती है। सम एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड द एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रेंस। एक्स्ट्रा वेज फॉर एक्स्ट्रा वर्क, अगर एक्स्ट्रा काम किया जा रहा है तो एक्स्ट्रा वेतन मिलता है। अब अनऑर्गेनाइज में आते हैं। इट इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए लॉ नहीं है, गवर्नमेंट ने लॉ बना रखे हैं बट इसका फॉलो अप नहीं होता है, कोई फॉलो नहीं करता है। स्पेशली जो एम्प्लॉयर है वो फॉलो नहीं करता है। और कंट्री का
50+ केवल हम एग्रीकल्चर को ही मान लेते हैं। एग्रीकल्चर में करंट सिचुएशन में 49% आर इंगेज्ड, तो 49% क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है हमारा, ऐसे ही रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट से। फिर इसके अलावा अदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो वर्क हैं वो भी, जैसे रेलवे में डेली वेजेस पे वर्क होते हैं, अदर डिपार्टमेंट में डेली वेजेस पे वर्क होते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन डेली वेजेस पे वर्क होते हैं, ये सारे हमारे क्या है, अनऑर्गेनाइज के तहत आते हैं। इट इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल में जनरल स्टोर्स एंड एग्रीकल्चर। यहां पे था अ रेगुलर जॉब विद जॉब सिक्योरिटी, यहां पर नो रेगुलर जॉब, नो जॉब सिक्योरिटी। यहां जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। आज काम करने गए हो, शाम तक छुट्टी भी हो सकती है तुम्हारी, अगले दिन दिखाई मत पड़ना। यहां पे नो फिक्स टाइमिंग, यहां पे फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर। नेक्स्ट कह रहा है कि फिक्स मिनिमम वेज, मिनिमम वेज भी नहीं फिक्स होता है। मिनिमम वेज इज नॉट फिक्स, मिनिमम वेज भी फिक्स नहीं होता है। फिर कह रहा है हॉलीडे, यहां पर हॉलीडे नहीं होता है। हॉलीडे फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। अगर हॉलीडे के दिन तुम नहीं पहुंचे हो तो तुम्हारा वेतन कट जाएगा। फिर मेडिकल फैसिलिटीज, कोई मेडिकल, नो मेडिकल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस, नो मेडिकल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस, कोई भी तरह की वहां सुविधाएं नहीं मिलती हैं। एक्स्ट्रा वेज फॉर एक्स्ट्रा वर्क, यहां पे एक्स्ट्रा वर्क का कोई वेज नहीं। एक्स्ट्रा वर्क विल नॉट बी पे एज एक्स्ट्रा वेज। एक्स्ट्रा काम करोगे, कराया जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा वेज नहीं दिया जाएगा। साथ में ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में एक एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर जनरेट किया जाता है। वहाँ पे एम्प्लॉयर को वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करना पड़ेगा। बट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में किसी तरह की कोई फैसिलिटीज नहीं होती है। तुम्हें अपनी सैनिटेशन की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी, कहीं रोड पे जाके खड़े होकर निपटना पड़ेगा। वाटर तुम्हें किसी हैंड पंप में मुंह लगा के पानी पीना पड़ेगा। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है वहां पे सभी तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, यहाँ पे स्कूल और हॉस्पिटल्स को लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं जो गली मोहल्ले में पान की दुकान की तरह स्कूल ओपन है, टॉमी स्टाइल में समझ लेना। गली मोहल्ले में जो पान की दुकान की तरह, जनरल स्टोर की तरह स्कूल खुले हैं, वो ऑर्गेनाइज हैं। बट वो वर्क कैसे कर रहे हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की तरह वर्क कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की तरह यानी कि उनका कोई वेज फिक्स नहीं किया गया है, उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, रेगुलर वर्क नहीं है। मेरे घर के बगल में एक स्कूल है, वहां तो टीचर सुबह जाता है, शाम को उसकी छुट्टी हो जाती है। यानी वो ऑर्गेनाइज होकर भी अनऑर्गेनाइज की तरह वर्क कर रहा है। क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आ सकता है कि हाउ डू वी प्रोटेक्ट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर, हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो उसे किसी तरह क्या किया जाए, गवर्नमेंट उसको रजिस्टर्ड करे, उनके वर्क टाइमिंग को फिक्स करे, उनको भी अदर फैसिलिटीज देने की कोशिश करे, अदर फैसिलिटीज देने की कोशिश करे, उनके वेज को फिक्स करे। एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो एक्स्ट्रा वेज मिलना चाहिए, हॉलीडे फैसिलिटीज उनको भी दिया जाना चाहिए। ये सारी सिचुएशन को अगर हम चेंज करें
तो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब एग्रीकल्चर है, यहाँ पे एग्रीकल्चर में हम फिक्स टाइमिंग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके जो फूड ग्रेन है उस फूड ग्रेन को हाई रेट पे परचेज किया जा सकता है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट हाई रेट पे परचेज करे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की इनकम को इंक्रीज किया जा सकता है। बट अदर जो स्टोर्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं या फिर अदर जो दूसरे तरीके की जॉब्स हैं, चाहे वो हम रेलवे कंस्ट्रक्शन में जो रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं, रोडवेज की रोड कंस्ट्रक्शंस करते हैं, इस तरह पे जो वर्क करते हैं उनके लिए हम लॉ बना के उनको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जहां पर जिस बच्चे को जो डाउट हो कमेंट में लिख देना, ये नहीं घोघा बसंत की तरह मुंह बंद करके बैठे रहो, क्योंकि घोघा बसंत की तरह बन के बैठोगे तो घोघा घोघा हो जाओगे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप बेस पर भी हमारे दो सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले समझ लो, जो ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस थी या एम्प्लॉयमेंट, वहां पे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है वो पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है। तो पब्लिक सेक्टर्स पहला पॉइंट, इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। इट्स एम to form welfare policies and program। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट से ओन होती है, इसका एम ही है कि वेलफेयर स्कीम फॉर्म करना है। पब्लिक का मतलब होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रेलवे, पोस्ट ऑफिस। गवर्नमेंट स्कूल में फीस कितनी पड़ती है? नाम मात्र की पड़ती है, मैंने तो 1 रुपए में पढ़ा, तुम प्राइवेट वाले हो ज़्यादा जानते होगे। गवर्नमेंट फैक्ट्रीज लॉस हो या कुछ भी हो, गवर्नमेंट सैलरी देती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फीस कितना? 1 रुपए 1 दिन का या महीने भर का, 10 रुपए 6 महीने का, सम हॉस्पिटल्स में 250 रुपए फॉर ईयर। यानी इस तरह अलग अलग। क्या उस 250 रुपीज से गवर्नमेंट की इनकम होती है, अर्निंग होती है? क्या उस 250 रुपीज से जो हॉस्पिटल्स का एक्सपेंसेस होता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या टेस्टिंग्स हैं, गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ की सैलरी, डॉक्टर्स की सैलरी वो आती है? नहीं आ पाती है। गवर्नमेंट, फिर रेलवे। रेलवे क्या हमको लगता है कि हम रेलवे अपने पैसे से चला सकते हैं? नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी इतना चीपली रेट है। पोस्ट ऑफिस, हमारे गुड्स इजिली वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव हो जाते हैं, हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर का एम ही है टू फॉर्म वेलफेयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। पब्लिक को इसका फुल प्रॉफिट होना चाहिए, सरकार का नहीं। लेकिन प्राइवेट आते हैं अब इसी में। इट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल ओन होती, वहां पे गवर्नमेंट ओन कर रही, यहां पे एक घर से होता है। इट्स एम टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका एम ये प्राइवेट का मतलब ही है कि प्रॉफिट कमाना। अब सोच लो कि तुम क्या चाहते हो। हमारी सरकारें नेशनल प्रॉपर्टीज को प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सरकार वेलफेयर पॉलिसीज नहीं बनाना चाहती है। सरकार केवल क्या करना चाहती है? प्राइवेट सेक्टर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाना।
क्यों? क्योंकि प्राइवेट में सब चीज़ें क्या होंगी, महंगी होंगी। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल को देखो, प्राइवेट स्कूल लगता है कि तुम गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, गवर्नमेंट ने स्कूल को खराब किया है। इस वजह से गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, क्या उसमें प्रोडक्शन खराब होगा? गवर्नमेंट ने खराब किया है, उसकी इच्छा नहीं थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट की नीतियों की वजह से, पॉलिसीज की वजह से, रेलवे, पोस्ट ऑफिस। अब इसमें रिलायंस, टाटा, हिंडाल्को, मारुति, इनका एम क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आप कंपेयर करो केवल हॉस्पिटल्स, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, कोरियर सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस। देखो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। उन्हें पब्लिक से मतलब नहीं होता है, उन्हें केवल मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसीज कैसे फॉर्म करती है? फार्मर से गवर्नमेंट फूड ग्रेन खरीदती है, किस रेट पे? हाई रेट पे। फूड ग्रेन खरीद लिया हाई रेट पे, और उसी फूड ग्रेन्स को पुअर्स तक पहुंचाती है चीपली रेट पे। क्यों? क्योंकि वेलफेयर पॉलिसी फॉर्म करना है। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू क्रिएट वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी तक हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचे, एजुकेशन पहुंचे, स्वास्थ्य स्वच्छता पहुंचे, लोगों को भोजन मिले 2 वक्त का, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये गवर्नमेंट इसीलिए पब्लिक सेक्टर्स प्रेफर किया जाता है, ना कि प्राइवेट। जहां पर जिस बच्चे को जो भी डाउट हो कमेंट जरूर करना, तभी सलूशन मिलेगा। कमेंट नहीं करोगे सलूशन नहीं मिलेगा।